गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस और वांट ऑफ फैक्टर। ये इस लेसन का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के ख़त्म होने पश्चात ये लेसन्स भी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज है एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस एंड वांट ऑफ फैक्टर है क्या। तो आइए देखते हैं कि एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है क्या। एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, हम ये अच्छी प्रकार से जानते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सॉल्यूशंस की। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। सॉल्यूशन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वह उसका फिजिकल प्रॉपर्टी उस सॉल्यूशंस में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस या नंबर ऑफ मोल पे निर्भर करता है। तो विलयन का जो भी भौतिक गुण विलयन में उपस्थित विलय के मोल फ्रैक्शंस पर निर्भर करता है, वह फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। अब देखें, हमारे पास सब्सटेंस दो टाइप के हैं, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट और एक सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी तक हम जो डिस्कस किए हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशंस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का डिस्कस किए हैं, ठीक है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे यदि हमारे पास जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइट का है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंशिएट है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जल में आयनित नहीं होते, ठीक है। उनकी कणों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है या कमी नहीं होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को जैसे ही हम जल में डालते हैं वो डिसोसिएट कर जाते हैं और फ्री आयंस में सॉल्यूशंस में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण सॉल्यूशंस में उनकी आयनों की संख्या बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, कणों की संख्या बढ़ जाएगी, तो निश्चित रूप से उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, एबनॉर्मल होगी, ठीक है। तो सब्सटेंस हमारे पास दो टाइप के हैं। एक सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशंस में डिसोसिएट करते हैं, एक सब्सटेंस हमारे पास ऐसे होंगे जो सॉल्यूशन में एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो एसोसिएट अगर करेगा तो सॉल्यूशंस में कणों की संख्या घटेगी। अगर सब्सटेंस डिसोसिएट करते हैं सॉल्यूशन में तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास दो सॉल्यूशंस है और दोनों सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, एक सॉल्यूशन हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है और एक सॉल्यूशन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का है, तो क्या होगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन सेम है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेम होते हुए भी दोनों की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल होगी, यानी इलेक्ट्रोलाइट की जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से अधिक होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जो होते हैं सॉल्यूशंस में डिसोसिएट कर जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो आयंस होते हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं और इसी के कारण इनकी इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की अपेक्षा अधिक होती है। यही हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया समान सांद्रता के सॉल्यूशंस में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वह नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं वो विलयन में डिसोसिएट कर जाते हैं। जब डिसोसिएट कर जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से अधिक होती है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 0.1 मोल NaCl का सॉल्यूशन है, 0.1 मोल NaCl का सॉल्यूशन है
और यहाँ पे 0.1 मोल क्या होगा, माने यूरिया, NH2CO NH2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन किया जाए कि 0.1 मोल NaCl, 0.1 मोल यूरिया, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इनका भी 0.m मोल, यूरिया का भी 0.1m है कॉन्सेंट्रेशन से। तो बताएं इनका ऑस्मोटिक प्रेशर, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर और इनका ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा, जबकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि NaCl हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट्स है। NaCl क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं, और यूरिया क्या होता है, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इट मींस NaCl क्या होते हैं, NaCl इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब इलेक्ट्रोलाइट है तो निश्चित रूप से ये NaCl कितना मोल लिया है, 1 मोल। जैसे इसको जल में डालेंगे तो NaCl अपने अपोजिट आयंस में सॉल्यूशंस में ब्रेक डाउन कर जाएगा। इट मींस 0.1 मोल NaCl से सॉल्यूशंस में 0.1 मोल Na+ और 0.1 मोल Cl-। इट मींस यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन में कितने मोल हो गए, 0.2 मोल हो गए। तो जब हम इसको जल में डालेंगे तो 0.1 मोल NaCl से कितना, 2 यानी 0.2 मोल आयंस उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको 0.1 मोल यूरिया अगर डालते हैं तो ये 0.1 मोल यूरिया ही सॉल्यूशंस में रहेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो सॉल्यूशंस में ये आयनिक नहीं होते, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ पाती और इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर या उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अधिक होती है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला होता है क्या, P इक्वल क्या, CRT। ठीक है, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हो गए, और यहाँ पे अगर P बराबर क्या कर दें, ICRT कर दें। I क्या हमारा, I हमारा वांट ऑफ फैक्टर है, I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। अभी मैं बताऊंगा वांट ऑफ फैक्टर क्या है, यहाँ पे I क्यों ऐड किया गया, यहाँ I क्यों नहीं ऐड किया गया, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 0.1 RT इक्वल क्या, 0.2 RT, और यहाँ पे इसका हो जाएगा P इक्वल क्या, 0.1 RT। तो हम देख सकते हैं कि ये 0.1 मोल यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर है और ये 0.1 मोल NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो 0.1 मोल और 0.1 मोल NaCl और यूरिया सेम कॉन्सेंट्रेशंस के दो सॉल्यूशंस है, लेकिन तब भी 0.1 मोल NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.1 मोल यूरिया की ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जस्ट 2 गुना है। दोनों की ये एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्यों हुई, क्योंकि ये सब्सटेंस सॉल्यूशंस में डिसोसिएट कर रहे हैं, और जब डिसोसिएट करेगा ये अपोजिट आयंस में विभक्त हो जाते हैं, बात समझ में। और इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू किससे होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सब्सटेंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अपेक्षा अधिक होती है। ये क्लियर हो गया। तो ये ध्यान देना हम निकाल सकते हैं, हमें ये ध्यान देना है कि कौन से सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और कौन से सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अधिक होती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर क्या है। वांट ऑफ फैक्टर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। wants want of factor। want of factor क्या है, तो देखें want of factor the ratio between number of particle after
after dissociation or association, and the number of particle of substance before dissociation or association, called as want of factor, and want of factor represent denoted by I। ठीक है, तो want of factor को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है want of factor, क्या है? तो want of factor एक रेशियो होता है किसके बीच में, कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी कि सब्सटेंस के अणुओं की संख्या कब, यानी कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन के पश्चात अणुओं की संख्या, पार्टिकल की संख्या, और डिसोसिएशन के पहले पदार्थ के अणुओं की संख्या के अनुपात को ही हम कहते हैं क्या, want of factor कहते हैं। ये want of factor को हम स्मॉल I से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस I इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एंड और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और association. The ratio of the number of particles after dissociation or association and the total number of particles before dissociation and association, this ratio is called as want of factor, or you can say in other word I equal the ratio in between normal molar mass upon calculate मोलर मास। आप ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर वेट में भी एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होती है। तो I इक्वल यानी want of factor इक्वल द रेशियो बिटवीन नॉर्मल molar mass and calculate molar mass is called as I, it means want of factor। ठीक है, तो ये want of factor हो गया। want of factor है कुछ भी नहीं, यहाँ पे ये बताया गया कि डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन के पश्चात टोटल पार्टिकल की संख्या और डिसोसिएशन या एसोसिएशन के पहले कुल अणुओं की संख्या, कुल पार्टिकल की जो संख्या होती है उसका जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, वही want of factor कहलाएगा। यदि हम मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में हम बात करते हैं तो नॉर्मल मोलर मास और कैलकुलेट मोलर मास के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं want of factor कहते हैं। ठीक है, अब ये want of factor का उपयोग कहाँ किया जाता है? want of factor का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जब कोई सब्सटेंस सॉल्यूशंस में एसोसिएट करते हैं या डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, जैसे यूरिया की बात कर लें, सुक्रोज की बात कर लें। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं सॉल्यूशंस में डिसोसिएट नहीं करते हैं। जो नॉन वोलेटाइल्स, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं उनके लिए हम want of factor का प्रयोग नहीं करते। ऑलवेज माइंडेड, वी यूज want of factor ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। ठीक है, हम want of factor का उपयोग या यूज कब करेंगे, जब सब्सटेंस कैसे होंगे, हमारे इलेक्ट्रोलाइट होंगे, या तो सॉल्यूशंस में डिसोसिएट करेंगे या एसोसिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो want of factor हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास दो सब्सटेंस हैं और दो सब्सटेंस का हमें क्या निकालना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस है, कोलिगेटिव
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, मान लीजिए हमारे पास क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का जो सॉल्यूशंस है, ठीक है, उनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या है। पहला हम कह सकते हैं क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड क्या, सेकेंड हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ हम पढ़े थे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है। तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज जस्ट इक्वल टू द मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट, यानी N अपॉन N प्लस N, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर में पढ़ा था क्या, P इक्वल CRT, ये पढ़ा था। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था डेल्टा TF इक्वल क्या, सॉरी KF बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा TB इक्वल KB इंटू M। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम डिस्कस किए थे, वो क्या, डेल्टा TF इक्वल क्या, KF इंटू M। ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला जो है, ये सब ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो जब भी हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होता है, किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना होता है, तो क्या यूज करते हैं, P इक्वल CRT यूज करते हैं। जब भी हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा TB इक्वल KB इंटू M। और उसी प्रकार से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होता है, तो हम यूज करते हैं डेल्टा TF इक्वल KF इंटू M, ठीक है। तो ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके लिए है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए है, ठीक है। तो अब हम ये बात करें, अब हम एक बात करें कि देखिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में यदि हम वांट ऑफ फैक्टर को एडजस्ट कर दें, ठीक है, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का जो सॉल्यूशंस है उसके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में वांट ऑफ फैक्टर समायोजित करने के बाद जो भी हमें क्वेश्चन मिलता है वो किसके लिए होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, तो इसी के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हम वांट ऑफ फैक्टर को एडजस्ट कर देंगे, यानी P नॉट माइनस PS अपॉन क्या, P नॉट इक्वल क्या, I इंटू N प्लस N अपॉन N प्लस N। मैंने आपको बताया था राउल्ट का रूल, और राउल्ट का रूल क्या कहता है, राउल्ट का जो रूल होता है वो डायल्यूट सॉल्यूशंस पे डिपेंड करता है, किस पे लागू होता है, डायल्यूट सॉल्यूशंस पे लागू होता है। तो हम इसको कह सकते हैं क्या, इसको कह सकते हैं N प्लस कैपिटल N इक्वल क्या, N भी कह सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा N अपॉन कैपिटल N भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो P इक्वल क्या, P इक्वल I इंटू CRT कर सकते हैं। तो ये P इक्वल I CRT ये किसके लिए होगा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या एडजस्ट करना होता है, वांट ऑफ फैक्टर, ओके। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा TB इक्वल क्या, I इंटू KB इंटू क्या N, ठीक है। अब इसी प्रकार से यदि हम डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो I इंटू KF इंटू क्या N। तो यहाँ पे देखें ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये किसके लिए है,
ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के लिए। बस अंतर ये है इनके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या समावेश कर दिया, क्या एडजस्ट कर दिया, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, और वांट ऑफ फैक्टर मैंने बता दिया, वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आफ्टर डिसोसिएशन और क्या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये क्या होता है आई। चलिए जैसे हम बात कर लें कि NaCl का मोल कितना मोल है, 1 मोल। ऐसे कह लें इस प्रकार से 1 मोल NaCl है। ठीक है, 1 मोल NaCl के लिए वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, इट मींस I का वैल्यू क्या होगा। तो NaCl है क्या, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर आप इस NaCl को आप डिसॉल्व करते हैं कितने मोल को, 1 मोल को, तो सोडियम आयन और प्लस क्या Cl आयन माइनस देगा ये। तो 1 मोल NaCl से सॉल्यूशंस में 1 मोल Na प्लस 1 मोल क्या 1 मोल Cl माइनस। तो हम कह सकते हैं क्या I अगर निकालना तो I इक्वल क्या होगा, I इक्वल जो होगा वो आफ्टर डिसोसिएशन पश्चात की मोल संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है, और बिफोर डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन के पहले कितना है, 1 है, डिसोसिएशन के पहले 1 है। ये डिसोसिएशन के बाद 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल क्लोराइड आयन, टोटल कितना हो गया 2 मोल। और ये 1 मोल क्या है, डिसोसिएशन के पहले की मोल है, ये कितना 1। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल कितना हो जाएगा, आई इक्वल 2, यानी 1 मोल NaCl का वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, आई इक्वल 2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो CaCl2 भी हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है। यदि हम इसको डिसोसिएट कराएंगे तो कैल्शियम आयन और प्लस क्या 2 क्लोराइड आयन, ये देगा है कितना मोल, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड के डिसोसिएशन से 1 मोल कैल्शियम आयन और 2 मोल क्या क्लोराइड आयन। तो हम ये कह सकते हैं टोटल कितने मोल हो गए, आई इक्वल डिसोसिएशन के बाद कुल मोल की संख्या 2 + 1 = 3 अपॉन, और डिसोसिएशन के पहले कुल मोल कितने हैं, 1 मोल है, अपॉन 1 इक्वल क्या I इक्वल 3। तो इस प्रकार से हम वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। मेरे बात समझ गए होंगे कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है और वांट ऑफ फैक्टर को कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशंस में एसोसिएट करते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशंस में डिसोसिएट करते हैं। एसोसिएट मींस क्या, संगठित होना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल परस्पर मिलकर के एक गेंट मॉलिक्यूल बनाए। और डिसोसिएट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल गेंट होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक कर जाते हैं, वो कहलाता है क्या, डिसोसिएशन। तो अगर ये ध्यान देना अगर I की वैल्यू 1 होती है, अगर आपने कैलकुलेशंस किया और उस सब्सटेंस का वांट ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वह सब्सटेंस सॉल्यूशंस में ना ही डिसोसिएट करेगा और ना ही क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। ठीक है, अगर I की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक है, अगर वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है तो ये सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, सॉल्यूशंस में डिसोसिएट करेगा। और अगर ये I की वैल्यू कम होती है 1 से, तो सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, वो सब्सटेंस सॉल्यूशंस में एसोसिएट करेगा, यानी कि ये ना ही डिसोसिएट और ना ही एसोसिएट। ठीक है, अगर ये एक I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो क्या करेगा, ये सॉल्यूशंस में डिसोसिएशन करेंगे सब्सटेंस। ठीक है, अगर I की वैल्यू यानी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होगी तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे, क्या करेंगे, एसोसिएट। तो इस पॉइंट को आप नोट करना कि if I = 1, so this type of substance neither associate nor dissociate, where
if the value of phi is greater than 1, so substance dissociate in solutions. If the value of phi is less than 1, so it means the solutions associate in the solution. The substance associate in the solution. So that's all. Non-electrolytes सब्सटेंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए फार्मूला ये बनता है, और इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये फार्मूला ये बनते हैं। और ये क्या है, आई की वैल्यू अगर 1 है या 1 से कम या 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, क्या करता है। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर आता है। ये क्लियर करने के बाद में हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखिए हमारे पास सब्सटेंस दो टाइप के हैं। एक तो सब्सटेंस ऐसा है जो सॉल्यूशंस में एसोसिएट कर रहे हैं तो उनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, और एक सब्सटेंस ऐसे हैं जो सॉल्यूशंस में डिसोसिएट कर रहे हैं तो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा क्या होता है इसके लिए, वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, वियोजन मींस क्या, एक गिवन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर जाए किसमें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिसोसिएट कर जाए। तो हम ये कहें कि यहाँ पे सामयिक अवस्था में कुल अणु या मोल का वह अंश, यानी कुल अणु या मोल का वह अंश जो सामयिक अवस्था में डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है ना। यानी एट इक्विलिब्रियम स्टेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। सामयिक अवस्था पे कुल अणु या मोल का वह अंश जो डिसोसिएट करते हैं वही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। मानते हैं लेट, देखना ध्यान से, यदि हमारे पास कोई सब्सटेंस ए, ठीक है, ये डिसोसिएट कर रहा है किसमें, ये डिसोसिएट कर रहे हैं बी में, इसके कितने कोएफिशिएंट हैं, n, ठीक है। ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, इसका डिसोसिएशन बी में हो रहा है। तो मानते इनिशियल इसकी कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं 1 मोल है, और अभी इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान ली कितना है। लेकिन सामयिक अवस्था पर हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम, सामयिक अवस्था पर इसके 1 मोल में से 1 अल्फा मोल का डिसोसिएशन हो रहा है, तो सामयिक अवस्था पर क्या बनाएगा, n अल्फा बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है, अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ, इसका क्या है, 0 होगा ये, क्योंकि डिसोसिएशन हुआ नहीं है। लेकिन सामयिक अवस्था पर जब इसमें से अल्फा मोल का डिसोसिएशन होगा तो सामयिक अवस्था पर ये A बनाएगा, यानी Na हो जाएगा। तो कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, तो सामयिक अवस्था पर कुल मोल की संख्या क्या होगी, तो कुल मोल की संख्या क्या होगी, 1 माइनस अल्फा और प्लस क्या Na, कह सकते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस क्या Na, ये क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। और यहां पर लगाते हैं वांट ऑफ फैक्टर, यानी आई वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन क्या, बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, यानी आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन मतलब क्या, कि डिसोसिएशन के पश्चात कुल अणुओं की संख्या या मोल की संख्या, और डिसोसिएशन सॉरी ये बिफोर होगा, ये बिफोर।
तो डिसोसिएशन के बाद कुल मोल और क्या डिसोसिएशन के पहले कुल मोल क्या होंगे, तुम कह सकते हैं I इक्वल क्या, I इक्वल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, कितना 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस क्या n अल्फा, ये आफ्टर डिसोसिएशन है। और बिफोर क्या है, बिफोर 1 मोल है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएंगे I इक्वल 1 माइनस अल्फा प्लस क्या n, इसको ऐसे कर लें I, ये एक इस साइड I माइनस 1 इक्वल क्या n माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ लिखता हूँ यानी I माइनस 1 इक्वल क्या n माइनस a। ओके, तो यहाँ से अब क्या कर लें, I माइनस 1 इक्वल, यहाँ पे a कॉमन है, a कॉमन ले लिया, वो हो क्या n माइनस 1, यहाँ a जो होगा a इक्वल क्या हो जाएगा I माइनस 1 अपॉन क्या n माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, a क्या है, a इक्वल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और I क्या है, I इक्वल वांट ऑफ फैक्टर, और n क्या है, ठीक है टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन ये टोटल नंबर ऑफ मोल है। जैसे मैं कह लें कि CaCl2 में n की वैल्यू क्या होगी, तुम कह सकते हैं कि AaCa प्लस क्या 2Cl माइनस ये क्या प्लस 2, तो कितने टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के पश्चात कितने मोल हैं, एक मोल, यानी एक मोल से अगर हो रहा है, एक मोल ये होगा और 2 मोल ये, तो कुल कितने मोल जाएंगे 3, कितना होगा, इट मींस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 3, ये है यहाँ पे n। मेरी बात समझ रहे हो, तो इस प्रकार से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे पूछ रहा है, परसेंट में पूछता है, तो क्या परसेंट क्या हो जाएगा a इंटू क्या 100, तो ये परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये फार्मूला है, ये इसका यूज कब करेंगे, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होता है। तो एल्फा इक्वल I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, जहाँ पे a क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I वांट ऑफ फैक्टर, और n क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। ओके, तो ये क्लियर हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब आप निकालेंगे तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी संगुणन की मात्रा, क्या संगुणन की मात्रा। ठीक है, तो संगुणन की मात्रा क्या है, तो संगुणन की मात्रा को डिफाइन कर सकते हैं कि साम्य की अवस्था पर कुल ऊर्जा मोल का वयस जो परस्पर आपस में संगुणित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संगुणन की मात्रा कहलाता है। लेकिन वहां पे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या बताया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया कि साम्य की अवस्था पर कुल अणु या मोल का वह अंश जो साम्य की अवस्था पर क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जो साम्य की अवस्था पर इक्विलिब्रियम स्टेट पर, ठीक है, कुल अणु या मोल का वयस जो एसोसिएट करता है वो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस क्या है, ए है, और एसोसिएशन के पश्चात,
ठीक है। एसोसिएशन को शब्द क्या बना ए एन मोल ये एन मोल ए है तो ये क्या बनाएगा ए का होल एन। ठीक है। तो अब यहाँ पे मान हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1। ओके। और ये क्या है 0। ठीक है। और साम्य की अवस्था पर यानी एट इक्विलिब्रियम अगर मान इसमें से अल्फा मोल का डिसोसिएट करते हैं तो एसोसिएशन के पश्चात में कितने मोल बनाएंगे ए बाई एन मोल ये बना देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है। तो देखते हैं एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन क्या मतलब ये कितना है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा और प्लस क्या ए बाई एन। ये क्या हो गया ये टोटल नंबर मोल आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है। और हम जानते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर मींस क्या आफ्टर एसोसिएशन और क्या बिफोर एसोसिएशन। ठीक है। यहाँ पर एसोसिएशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसके पहले हम डिस्कस किए थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसलिए वहां पे डिसोसिएशन लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आई इक्वल क्या हो जाएगा आई इक्वल हो जाएंगे आफ्टर एसोसिएशन टोटल नंबर मोल कितना 1 माइनस अल्फा प्लस ए बाई एन अपॉन बिफोर एसोसिएशन कितना है 1। ठीक है। अब इसको आप देख लें तो ये हो जाएगा क्या आई इक्वल 1 माइनस ए प्लस ए बाई क्या एन ये हो जाएंगे। ठीक है। इसको और सिंपल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आई ये 1 इस साइड मानेंगे आई माइनस 1 इक्वल क्या ए बाई एन माइनस क्या ए ये हो गया। अब इस चीज को यहाँ लिखते हैं आई इस चीज को यहाँ ले आते हैं यानी आई माइनस 1 इक्वल ए बाई एन माइनस क्या। ठीक है। अब यहां से देखें आई माइनस 1 इक्वल यहां से अगर एक कॉमन ले लेते हैं तो ए 1 बाई एन और क्या 1 ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया अगर ए यहां पे लेते हैं तो ए इक्वल हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन क्या 1 बाई एन माइनस 1। ठीक है। तो इसको और जब सिंपल करेंगे तो होगा क्या ए इक्वल क्या ए इक्वल एन आई माइनस 1 अपॉन क्या एन माइनस 1। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला डेरिवेटिव हुआ है इसकी सहायता से हम क्या निकालते हैं इसकी सहायता से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन वेयर ए इक्वल क्या होगा यहाँ पे वेयर ए इक्वल डिग्री ऑफ एसोसिएशन और आई आप जानते हो वांट ऑफ फैक्टर और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन यानी कि एसोसिएशन यानी संगुणित अणुओं की ये संख्या होती है। तो अभी इसके पहले मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था ए इक्वल क्या आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये क्या है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ यहाँ पे लिखता हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ क्या डिसोसिएशन ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और ये क्या है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो इस प्रकार से हम ठीक है हम वांट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशंस करते हैं
या उस सब्सटेंस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है या डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है। तो अगर आप इसमें 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा। इसमें आप 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, वांट ऑफ फैक्टर क्या है, वांट ऑफ फैक्टर को कैसे फाइंड आउट करना है, और फिर जो सब्सटेंस हैं सॉल्यूशंस में या तो एसोसिएट करते हैं या तो फिर डिसोसिएट करते हैं, तो किस प्रकार से हम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे और कैसे हम क्या डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं। यदि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा आपको, वांट ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे आप, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर क्या, बिफोर आफ्टर एसोसिएशन या बिफोर एसोसिएशन या आफ्टर डिसोसिएशन या बिफोर एसोसिएशन। तो ये तो डिसोसिएशन पे है। अगर आप मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं या मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो वहाँ पे आई क्या हो जाएगा उस टर्म में, मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में क्या हुआ आई, तो आई इक्वल क्या होगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या, कैलकुलेट मोलर मास। ठीक है, नॉर्मल मोलर मास और क्या कैलकुलेट मोलर मास का जो रेशियो होता है वही वांट ऑफ फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये लेसन्स सॉल्यूशंस ये समाप्त होता है। ठीक है, इसके आप नोट्स बनाएं, नोट्स तैयार करें और मेहनत से पढ़ें। ठीक है, अब मैं आपको अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको एक नए लेसन के साथ। ओके, थैंक यू।